जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है। वेलकम टू यूट्यूब माई चैनल में के मैथ मस्ती क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ के गद्य खंड। ट्वेल्थ के जो काव्य खंड है, काव्य खंड का जो पहला लेसन है करवक, जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जैसी जी है। तो आज हमारा जो फर्स्ट ट्वेल्थ का जो काव्य खंड का जो है पहला लेसन करवक, इसको आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। और उससे पहले की है कि आप लोग हमारे वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि आज छोटे हैं तो एक दिन हम भी बड़े बनेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति जिंदगी में संघर्ष करता है वो कभी छोटा होता नहीं है, क्योंकि संघर्ष करने वाला कभी पीछे नहीं रहता। जो व्यक्ति जिंदगी में संघर्ष करता है वही व्यक्ति दुनिया में आगे जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग भी या कोई व्यक्ति जिंदगी में संघर्ष करना कभी मत छोड़िएगा या संघर्ष करना मत भूलिएगा। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मलिक मोहम्मद जैसी का जो करवक है। इसके लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी है। और सबसे पहले इनका हम देखेंगे जीवन परिचय। जो इनका परिचय होता है, लेखक का परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। इनका परिचय हो गया। और इनके परिचय से पहले हम जानेंगे कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था, मलिक मोहम्मद जैसी कौन थे, यही हम सबको देखना है, ठीक है। तो देखिए, मलिक मोहम्मद जैसी का जो जन्म हुआ था, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1442 ईस्वी में हुआ था। जो मलिक मोहम्मद जैसी है, इनका जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 1492 ईस्वी को हुआ था। और इनका जन्म जो हुआ था ना, मलिक मोहम्मद जैसी जी का, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनका जन्म 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, यानी जो 15वीं शताब्दी होता है उसके उत्तरार्ध में हुआ था। और 1492 ईस्वी को हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जायस कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश, यानी इनका जन्म स्थान है। जन्म स्थान कहाँ है? मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान है जायस कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश, यानी मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म हुआ था 1492 ईस्वी को जायस कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश। और जो जायस है उनका गांव का नाम है, और अमेठी एक जिला का नाम है, ठीक है, जहां से हमारे माननीय प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी चुनाव लड़ते हैं, ठीक। और विपक्षी दल के नेता है, और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और अधिकांश जो कवि है ना, अधिकांश कवि उत्तर प्रदेश से ही आए हुए हैं, ठीक है। यानी बहुत से कवि उत्तर प्रदेश उनका जन्म स्थान है, और बहुत से कवि उत्तर प्रदेश से ही बने हुए हैं। और इनका निधन देखा जाए तो जब इनका निधन कब हुआ है, और ये जो 1492 ईस्वी को हुआ था ना इनका जन्म, तो लगभग में हुआ था, लगभग, कोई निश्चित नहीं है, इसको लगभग मान लिया गया है, ठीक है। और इनका निधन 1548 ईस्वी के आसपास हुआ था। यानी यह भी लगभग में हुआ था। यानी मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म तो 1492 के आसपास हुआ, लेकिन मृत्यु 1548 के आसपास हुआ था। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, तो हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, मलिक मोहम्मद जैसी या करवक के लेखक कौन है? तो आप लोग क्या बताइए? करवक के जो लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी जी है। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? तो 1492 के आसपास। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जायस कब्र में थे, उत्तर प्रदेश। मलिक मोहम्मद जैसी जी का निधन कब हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जैसी का निधन 1548 ईस्वी को हुई थी। अब यहाँ आएगा, जैसी का पूरा नाम क्या था? कभी पूछेगा जैसी का पूरा नाम क्या था, तो आंसर में हम लोग क्या बोलेंगे? मलिक मोहम्मद जैसी। चलिए, तो आज हम लोग इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। जन्म स्थान 15वीं शती उत्तरार्ध, अनुमानतः 1492 ईस्वी को हुआ था। यानी अनुमान लगाया जाता है कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 1492 ईस्वी को हुआ था।
निधन 1548 ईस्वी को अनुमाना था, यानी इनका जो मृत्यु हुआ था 1548 के आसपास हुआ था, यानी अनुमान लगाता है। निवास स्थान जायस कौर अमेठी उत्तर प्रदेश, यानी इनका जो निवास स्थान है कहाँ है, जायस कौर अमेठी उत्तर प्रदेश, जो यहाँ हम बता भी दिए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है, इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ, यानी मलिक मोहम्मद जैसी जो थे, इनके पिता का नाम क्या था, तो मलिक शेख ममरेज या मलिक राज अशरफ। यानी इनके जो पिताजी थे ना, इनके पिताजी का दो नाम था, एक था मलिक शेख ममरेज और एक था मलिक राज अशरफ। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछेगा जैसी के पिता का नाम क्या था, जैसी के पिता कौन थे, तो मलिक मोहम्मद जैसी के पिता कौन थे। तो यहाँ जब पूछेगा मलिक मोहम्मद जैसी के पिता कौन थे, तो मलिक मोहम्मद जैसी के पिता कौन थे, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, यहाँ मलिक शेख ममरेज या मलिक राज अशरफ। यह था मलिक मोहम्मद जैसी के पिताजी का नाम। चलिए हो गया। अब यहाँ हम लोग देखेंगे इनके गुरु का क्या नाम था, तो गुरु सूफी संत शेख मोहिदी और सयाद अशरफ जहांगीर, यानी जो मलिक मोहम्मद जैसी के जो गुरु थे वो कौन कौन थे, सूफी संत शेख मोहिदी, यानी इनका गुरु का नाम क्या था, सूफी संत शेख मोहिदी और सयाद अशरफ जहांगीर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछेगा भी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे, मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे, सूफी संत शेख मोहिदी, सूफी संत शेख मोहिदी और सूफी संत शेख मोहिदी और सयाद अशरफ जहांगीर। सूफी संत शेख मोहिदी सयाद, या ई नहीं, सूफी संत शेख मोहिदी और सयाद अशरफ जहांगीर। ठीक है, यह जहांगीर है, यानी जो गुरु थे ना इनका, जो मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु थे वो कौन थे, सूफी संत शेख मोहिदी और सयाद अशरफ जहांगीर थे, यानी इनके दो गुरु थे। ठीक, चलिए यहां तक कोई दिक्कत। वृत्ति आरंभ में जायस कब्र में रहते हुए, आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी, बाद में शेष जीवन फकीरी में बचपन में ही अनाथ साधु फकीरों के साथ भटकते हुए बचपन बीता। ठीक है, यानी मलिक मोहम्मद जैसी है ना, मलिक मोहम्मद जैसी जायस यानी अपने जन्म स्थान पर रहते हुए किसानी किए थे, और किसान करने के बाद जब इनके माता पिता मर गए तो यह फकीरों के साथ रहने लगे, साधु संतों के साथ रहने लगे थे। और आप बताइए जिसके बचपन में ही माता पिता मर जाए और वह व्यक्ति अनाथ हो जाए, और अनाथ होने के बाद भी वह अगर किताब लिख दे रहा है, कविता लिख दे रहा है, तो वह कितना व्यक्ति महान हुआ, उसका हौसला कभी टूटा नहीं होगा। इसलिए आप लोग कभी अपना हौसला या उम्मीद मत तोड़ पाइएगा, या किसी से अपना उम्मीद ही नहीं रखिएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मलिक मोहम्मद जैसी का जीवन, इनका जो वृत्ति है ना मलिक मोहम्मद जैसी का, इनके माता पिता मर गए या अनाथ हुए, फिर इन्होंने किसान किए कुछ पेट पोसने के लिए। ठीक, उसके बाद फकीरों के साथ, साधुओं के साथ इन्होंने अपना आधा से ज्यादा जिंदगी बिता दी थी। साधु संत जो फकीर होता है उनके साथ मलिक मोहम्मद जैसे अपना आधा जिंदगी बिता दिए थे। फिर भी आज
आप लोगों के सामने है कि आज कविता लिख दिया और उनकी कविता को आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। व्यक्तित्व चेचक के कारण रूपहीन तथा बाईं आंख और कान से वंचित, यानी जो इनका व्यक्तित्व था न, चेचक के कारण यह रूपहीन हो गए थे, चेचक के कारण रूपहीन हो गए थे और बाईं आंख और बाईं कान से वंचित थे। यानी जब चेचक, देखिए मलिक मोहम्मद जैसी का सबसे पहला, देखिए इनके जीवन में कितना संकट आ रहा है। सबसे पहले तो इनके जब बच्चा थे तब इनके माता पिता डेथ कर गए, उस टाइम इन्हें अनाथ बन गए थे। ठीक है, अनाथ थे। उसके बाद किसानी की आधा जिंदगी हमने फकीरों के साथ बिताया। ठीक है। फिर उसके आगे जब थोड़ा बड़े हुए तब मलिक मोहम्मद जैसी जो थे ना, चेचक होने के कारण, जिसको हम लोग गांव देहात में माई का आसन बोलते हैं। ठीक है, यानी चेचक होने के कारण इनका जो फेस था, चेहरा था, ये सब रूपहीन हो गया था, यानी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था। और हम कह सकते हैं कि जब चेचक होता है तो देख भी करते हैं कि बूंदा बूंदा टाइप के हो जाता है, तो इनका चेहरा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था और यह अपने आप को रूपहीन बताते हैं। ठीक है। और मलिक मोहम्मद जैसी, इन्होंने, इनके जो बाईं आंख था और बाईं कान था न, चेचक के कारण इन्होंने रूपहीन तो हो ही गए थे, लेकिन इनका बाईं आंख है या और बाईं कान से वंचित थे, यानी बाएं आंख से नहीं देख पाते थे और बाएं कान से नहीं सुन पाते थे, तो यह क्या थे, वंचित थे। अब देखेंगे मलिक मोहम्मद जैसी की कृतियां, जो मलिक मोहम्मद जैसी की फेमस कृतियां है वही देखेंगे। पद्मावत, ठीक है, या कुछ छूट गया। मृदु भाषी मनस्वी और स्वभावतः संत, मृदु भाषी मनस्वी स्वभावतः संत। कृतिया पद्मावती, जो पद्मावत है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा पद्मावत किनकी रचना है, तो आंसर में होगा मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत किनकी रचना है, मलिक मोहम्मद जैसी। पद्मावत के लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी के कृत्य देखेंगे। पद्मावत किनकी रचना है, मलिक मोहम्मद जैसी। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, महरी बाईसूसी को बोलते हैं मसला या मसलनामा। ठीक है, मसला या मसलनामा, या किसके लेखा है या किनका कृतिया है, तो मलिक मोहम्मद जैसी है। तो मलिक मोहम्मद जैसी का कृतिया कौन कौन सा है, तो देखो कौन कौन सा पूछेगा, ज्यादा पूछता है। पद्मावत किनकी लेखक, किनकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जैसी का। अखरावट मलिक मोहम्मद जैसी। आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जैसी। चित्ररेखा, चित्ररेखा किनकी रचना है, मलिक मोहम्मद जैसी का। ठीक है। कहरनामा मलिक मोहम्मद जैसी। या पूछेगा मसला या मसलनामा किनकी रचना है, मसला या मसलनामा किनकी रचना है, तो जो मसला और मसलनामा है इनके लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी जी है। और यह खंडित प्रति प्राप्त है, या खंडित प्रति प्राप्त है, जो इनका मसल या मसलनामा रचना है। ठीक, उसके आगे हम लोग देखेंगे इनके अतिरिक्त, यानी इस रचना के अतिरिक्त इनके कौन कौन सा फेमस रचना है, चंपावट, होलीनामा, इतरावट आदि कृतियां भी उल्लेख में आती है। तो यहाँ से भी पूछेगा चंपावट, तो जो चंपावट है, चंपावट किनकी रचना है, तो आंसर क्या लिखेंगे, मलिक मोहम्मद जैसी। इतरावट मलिक मोहम्मद जैसी। होलीनामा किनकी रचना, मलिक मोहम्मद जैसी। इस सभी को लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। चलिए आप लोग लिख लीजिएगा। मलिक मोहम्मद जैसी कृतियों को लिखे। ठीक है, तो 1 नंबर में पद्मावट, 2 नंबर में अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसला या मसलनामा। ठीक है, चंपावट, इतरावट, होलीनामा, ये सब किनकी रचना है, मलिक मोहम्मद जैसी जी का है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कथाओं को आधार बनाकर छंदोबद्ध कथा काव्य लिखने की परिपाटी, प्रकृत और
अपभ्रंश साहित्य में ही रहती है थी। संभव है वह संस्कृत में भी रही हो। यही परिपाटी साधारण जन जीवन की प्रत्यक्ष अभिप्रेरण और संरक्षण में आगे उत्तरोत्तर बढ़ती हुई हिंदी में अपव्ययतः चलती चली आई। इसे हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य कहते हैं। चौपाई, दोहा आदि की करवक शैली में निबद्ध ये काव्य प्राय अवधि में मिलते हैं। यानी जो करवक है ना, करवक प्राय किस में मिलते हैं? तो अवधि में मिलते हैं। किसानों और कारीगरों कहते हैं, किसानों और कारीगरों की भाषा अवधि में ब्रज की गतिमयता और कमलता की तुलना में कथावृत्तों को विवरण और विस्तार में सहेज सकने की क्षमता थी। इस्लाम और इसके साथ तस्कफुफ सूफी मत के आगमन के बाद इसी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में अनेक मुसलमान कवि हुए, जिन्होंने पहले से जन प्रचलित प्रेम कहानियों को सूफी प्रेम साधना के अभिप्रायों प्राय से अनेक सम्मिलित कर काव्य के रूप दिए। मुल्ला दाऊद से लेकर जान कवि और उससे भी आगे तक यह परंपरा अबाध रूप से चलती रही। मलिक मोहम्मद जैसी इस परंपरा की अन्यतम कड़ी है। जो मलिक मोहम्मद जैसे इस परंपरा का क्या है? अन्यतम कड़ी है। जैसी के लिखे अनेक काव्य प्राप्त होते हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त आदि अनेक विद्वान द्वारा अलग अलग जैसी ग्रंथवाली के नाम से संपादित है। जैसी के उज्ज्वल अमर कृति का आधार है उनका महान कथा काव्य पद्मावत, जिसमें चित्तौर नरेश रतन सेन और सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। ठीक है, देखिए जो यह है ना, यह जो पद्मावती है, पद्मावती और राजा रतन सिंह, तो पद्मावती एक बहुत खूबसूरती राजकुमारी थी। यह इतना सुंदर थी कि कोई इसका हद हिसाब नहीं था। और राजा रतन सिंह, ठीक है, तो इन्हीं के जो प्रेम कथा है, इन्हीं को कवि इस पाठ में दर्शाए हुए हैं और इसी के बारे में बोले हुए हैं। और इनका एक रचना भी है पद्मावत, जो पद्मावती से रिलेटेड लिखे हुए हैं और पद्मावती से संबंधित है। ठीक है, इस प्रेम कथा का त्रिकोण पूरा होता है। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन के इस कहानी से जुड़े जाने से असंत ऐतिहासिक आधार वाली इस कहानी का विकास जन सूत्रियों एवं आगे स्वयं कवि की सृजनात्मक कल्पना द्वारा हुआ है। मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम के पीर के कवि हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम के पीर के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि हैं मेरे बच्चों? तो प्रेम के पीर के कवि हैं। मार्मिक अंतर्व्यर्थता से भरा हुआ यह प्रेम अत्यंत व्यापक गूढ़ आशयों वाला और महिमाएं हैं। यह प्रेम अनुभूतिमय, रासायनिक एवं इस अर्थ में क्रांतिकारी है कि यह विभिन्न पात्रों को अमित चरित्रों के रूप में निखारते हुए उन्हें एक दिशा देकर परिणतियों तक पहुंचा देता है। पद्मावत के आख्यान में सजीव कहानी का मर्मस्पर्शी वेदनामय रस है और चरित्रों अनेक सुलगते दहकते मनोभावों के दुर्निवार प्रभाव है, जो पाठकों श्रोताओं को अपने लपेटे में ले लेते हैं। इस प्रेम खयानक काव्य द्वारा विदेश और कला के उस यंत्रणामय कठिन समय में धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक
सद्भाव और साझेदारी की एक ऐसी जमीन जैसी ने तैयार की जो हमारी बहुमूल्य विरासत का हिस्सा है। जैसी कि इस प्रेम कहानी में प्राणों का प्राणों से, हृदय का हृदय से, मर्म का मर्म से और जीवन विवेक से ऐसा मानवीय मेल है। कवि कहते हैं कि इस जो यह प्रेम का जो कहानी है, प्रेम का कहानी कैसी होती है तो देखो, प्राणों से प्राण, हृदयों से हृदय और मर्म से मर्म और विवेक से विवेक का यह मेल होता है। ठीक है, हो गया, जो उनके काव्य को बहुत ऊंचा उठा देता है और उसमें व्यापकता और गहराई एक साथ ला देता है। खार जैसी मीठी और खालिश अवधि में लिखे गए इस काव्य में कवि की विशाल हृदयता, मार्मिक अंत दृष्ट और लोक जीवन के विस्तृत ज्ञान की अभिव्यक्ति हुई है। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह जो करवक रचना है किस भाषा में लिखा गया, तो अवध भाषा में लिखा गया, अवधी भाषा में। यहाँ प्रस्तुत 2 करवक अलग अलग संकलित है। ये पद्मावत के क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम छंदों में से है कि किंतु कवि और काव्य की विशेषताएं निरूपित करते हुए दोनों के बीच एक अद्वैत की रचना व्यंजना करते हैं। प्रारंभिक स्तुति खंड के लिए गए प्रथम करवक में कवि एक विनम्र स्वाभिमान के साथ अपने रूपहीनता और एक आंख की अंधेपन के प्राकृतिकता दृष्टांतों द्वारा महिमान्वित करते हुए रूप से अधिक अपने गुणों की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। तो जो करवक रचना है इसमें 2 भागों में बांट दिए गए हैं। ठीक है, खंड यहाँ पे देख सकते हैं कि कवि के जो करवक रचना है इसको कितने भागों में कविता बांटा गया है, 2। तो जो एक है ना, एक या पहला, ठीक है, जो पहला खंड है उसमें कवि यही कहना चाहते हैं कि या पहला छंद में कवि वह अपने रूपहीनता का व्याख्या किए हुए, वह अपने एक अंधापन आंख का वर्णन किए हुए और कहते हैं कि मेरे ज्यादा रूप से ज्यादा गुण होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के अंदर रूप से ज्यादा गुण होना चाहिए। अगर रूप नहीं है तो चलेगा, लेकिन गुण होना चाहिए, क्वालिटी। ठीक है, क्योंकि आज के दुनिया में लोग क्वालिटी देखते हैं। ठीक, तो जो गुण है ना, गुण है तो उस व्यक्ति का जिंदगी कैसा भी चल जाए। ठीक है, लेकिन रूप से होने वाला नहीं है। कवि इसलिए कहते हैं कि मेरे पास, मैं रूपहीन हूं तो क्या हो गया, लेकिन मेरे पास भगवान ने मुझे गुण दिया है। और वही गुण का फायदा देखिए कहाँ तक किया है। जैसे पुष्प मुरझा जाती है पर उसका खुशबू कुछ देर तक रहती है, उसी तरह कवि कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा फिर भी मेरी जो लिखा हुआ रचना है यहाँ रहने पर यहाँ के लोग पढ़ेंगे तो मेरे बारे में 2-4 शब्द बोल देंगे जो आगे है। तो देखिए जो जीवन है ना, जीवन में कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे। ठीक है, और अपना पेट पोसने के लिए तो कुत्ता भी पोस लेता है, लेकिन जब जीवन मिला है, इतना बड़ा और अनमोल जीवन मिला है, तो इसको हम व्यर्थ क्यों गवाएंगे। ठीक है, तो जिंदगी में कुछ ऐसा काम कीजिए कि लोग जिंदगी भर याद रखें। ठीक है, जो अमीर व्यक्ति है ना, अमीर व्यक्ति है वह जिंदगी भर अमीर रहता नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए कल था ब्रदर्स डे। ठीक है, यानी भाई दिवस था, और कहते हैं ना कि जिंदगी में भाई का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि जो रावण था वह भाई के बिना हार गए थे और राम जी के साथ उनका भाई खड़ा था, राम जी के साथ उनके भाई थे, इसलिए राम जी जीत गए थे। तो जिंदगी में भी उसी तरह होना चाहिए। जब तक अगर अपने भाइयों के साथ एकता बना के नहीं रखोगे, ठीक है, तब तक दुनिया तुमको दबाने की कोशिश करेगी। ठीक है, जब दो भाई 3 भाई, जब भाई एक साथ रहेगा तो तुमको कोई कुछ नहीं करेगा। जैसे पेड़ से पाता गिर जाता है, पेड़ से पाता गिरने का पाता का वैल्यू नहीं रहता है, कोई उठा के बिक देता है। उसी तरह जब भाई भाई से अलग होता है ना, तो समाज एक दूसरे पर दबाव डालता है और एक दूसरे को दबाने का काम करता है, क्योंकि अलग अलग
बिछड़ गया होता रहता है, ठीक है। जैसे कांट होता था, कांट को कोई पकड़ेगा जोर से नहीं, उसको कोई दबा नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि वह कांट है, ठीक है, वह गड़ेगा। और जो नॉर्मल पता होता है उसको कोई भी पकड़ के तोड़ देगा, ठीक है। तो इस दुनिया में एक सीख मिलती है कि बनना है तो हमेशा कांटों की तरह बनो, ठीक है, क्योंकि कांट की तरह रहोगे तो इस दुनिया में कोई तुमको दबा नहीं सकता है। नहीं तो लोग, यह दुनिया है, तुम्हें अगर अच्छा खाओगे तो फिर भी हंसेगा और नहीं खाओगे तो फिर भी हंसेगा, ठीक है। चलिए, इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए आप लोग पढ़िए, यहाँ पे देखिए कहाँ तक, यहाँ तक पढ़ा दिए थे। अंत के उपसंहार खंड से लिए गए द्वितीय कर्वक में कवि अपने काव्य और उसकी कथा दृष्टि के बारे में हमें बताते हैं। यानी जो छंद 2 है उसमें कवि अपने कथा दृष्टि के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने इस रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है, इसे रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है जो गाढ़ी प्रीत के नयन जल से भिगोई हुई है। कवि कहते हैं कि जो हम कविता लिखे हुए हैं या रक्त के लेई लगाकर जोड़े हुए, तो क्वेश्चन आएगा कर्वक को कवि किसका लेई लगाकर जोड़े हुए हैं, तो आंसर होगा रक्त का लेई लगाकर, ठीक है। कवि कविता को कैसे भिगोए हैं, तो आंसू के जल से भिगोए हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। अब ना वह राजा रतन सेन है और ना वह रूपवती पद्मावती रानी। कवि कहते हैं ना वह राजा रतन सेन है, ना रानी पद्मावती, ना वह बुद्धिमान सुआ है और ना राघव चेतन या अलाउद्दीन ही। इनमें कोई आज नहीं रहा, किंतु उनके यश के रूप में कहानी रह गई है। फूल झड़कर नष्ट हो जाता है पर उसकी खुशबू रह जाती है। कवि यह कहना चाहता है कि एक दिन वह भी नहीं रहेगा, पर उसकी कृति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। जो भी इस कहानी को पढ़ेगा वही उसे 2 शब्दों में स्मरण करेगा। कवि का अपने कलेजे के खून से रचे इस काव्य के प्रति यह आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य है, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि ना अब राजा रतन सेन रहे और ना ही खूबसूरत रानी पद्मावती रहे, ठीक है, कोई नहीं रहे, और ना अलाउद्दीन खिलजी रहे। और कहते हैं कि एक दिन हम भी नहीं रहेंगे, लेकिन जो हम अपने खून और पसीना को एक साथ करके जो हम रचना लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, तो हम नहीं रहेंगे। तो जो व्यक्ति मेरे कविता को पढ़ेगा वह हमारे बारे में 2-4 लाइन 5 लाइन बोल सकता है। यही कवि वर्णन किया, और यह तुलना किससे किया है, अपने फूल से किया है कि जिस तरह फूल मुरझा जाती है तो उसकी खुशबू पीछे रह जाती है, उसी तरह हम भी हैं। जब हमारा निधन हो जाएगा, हम मर जाएंगे, तो मेरी जो रचना है इस धरती पर रहेगी, और जो लोग पढ़ेंगे इसके बारे में 2-4 शब्द बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कवि अपने बारे में यह सब बात बताते हैं, कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक तो आगे समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत? तब मलिक, देखिए यहाँ पे देखिए मलिक मोहन जैसी का जीवन कैसा था। सबसे पहले तो बचपन में अनाथ हो गए, उसके बाद घर द्वार बचपन में ही त्याग कर इन्होंने साधु संतों के साथ, फकीरों के साथ रहने लगे, ठीक है। और दूसरा बात, इनका चेचक के कारण रूपहीन हो गए थे, बाई आंख और बाई कान चला गया था, फिर भी इन्होंने व्यक्ति अपना संघर्ष करना नहीं छोड़े थे, ठीक है। तो इतना दुख तो आप लोग के साथ हुआ नहीं है, चाहे हम लोगों के पास नहीं हुआ। और जो दुख आता है ना, दुख आता है तो वह किसी भी इंसान को मजबूत करने के लिए आता है, ताकि वह कमजोर करने के लिए कभी नहीं आता है, ठीक है। तो जिंदगी में दुख आना भी जरूरी होता है, क्योंकि वह जब आएगा तब वह मजबूत बना के ही जाती है हमेशा, ठीक है। तो मलिक मोहन जैसे जब इतना कष्ट झेल कर आज यहाँ तक आए कि आज कविता लिख दिए, तो इनसे बड़ा और इनसे महान कोई व्यक्ति है नहीं, ठीक है। चलिए, और लिख दिए, फिर भी इनका निधन हो गया 1548 में। फिर भी आज हम कब पढ़ रहे हैं? 2026 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कितना
लगभग 500 शायद 400 तो कह सकते हैं, यानी 435 साल हो रहा है, इतना वर्ष बाद पढ़ रहे हैं। तो इसलिए कभी कहते हैं कि हम मर जाएंगे फिर भी मेरी रचना लोग रहेगा तो पढ़ेगा तो हमारे बारे में 10-12 लाइन बोल देगा, ठीक है। और निश्चित है जो पढ़ेगा, जो कवि कविता लिख दे उसके बारे में जो पढ़ेगा उनके बारे में 10 लाइन तो बोलिए ही देगा। चलिए हो गया। तो आज था लेखक परिचय और लेखक परिचय हुआ समाप्त। और आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में जो इसका क्या है छंद है उसका अर्थ कर करके आप लोग पढ़ाएंगे और बाद में इसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे प्यारे साथियों बच्चों बोलिए। चलिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, फिर कल नेक्स्ट वीडियो में